मैं रामकृष्ण मीणा, सहायक आचार्य हिंदी, बीए पार्ट द्वितीय पेपर में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं। आज हमारा विषय है पेपर सेकंड में हिंदी नाटक और रंगमंच का विकास। हिंदी में नाटक और रंगमंच का विकास कैसे हुआ, इसी के बारे में आज अध्ययन करेंगे। भारतेंदु से पूर्व रंगमंच। हिंदी रंगमंच का इतिहास अत्यंत जटिल, विवादास्पद और बिखरा हुआ रहा है। उसकी विविध रूप छायाएँ और उनकी बनावट और उनसे पड़ने वाले प्रभाव का पता तो चलता है, पर उसकी एकोन्मुखी अविच्छिन्न विशिष्ट परंपरा विकसित नहीं हो पाई। सामान्यतः हिंदी रंगमंच की जड़ें संस्कृत रंगमंच और लोक मंच की परंपरा में मानी जाती है। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में विहित नियमों के साथ साथ संस्कृत रंगमंच विशिष्ट प्रेक्षक अभिजात वर्ग के लिए प्रचलित था। वह अपने नाटकीय कार्य व्यापार, रंगमंची विधान, सूत्रधार, नट नटी, यवनिका, प्रस्तावना, नांदी पाठ आदि नियमों से बंधा होकर भी इसलिए महत्वपूर्ण था कि एक तो उसमें अभिनेता प्रधान था, निर्देशक की सत्ता नहीं थी। अभिनेता ही दर्शक से सीधे साक्षात्कार करके उसकी कल्पना शक्ति को जागृत करता था। दूसरी ओर वह अनुमान और कल्पना पर आश्रित था। कालिदास, भास आदि नाटकों में स्थूल बाह्य प्रभावों का आश्रय न लेकर कथन और पात्रों के अभिनंदन से ही दृश्य और परिकल्पना और स्थितियों और उनके परिवर्तनों को मूर्त किया गया है। लेकिन धीरे धीरे संस्कृत रंगमंच मृतप्राय हो गया और उसके साथ साथ भारतीय रंगमंच की परंपरा भी क्षीण हो गई। यद्यपि डॉक्टर दशरथ ओझा और जगदीश चंद्र माथुर ने अध्ययन और शोध के आधार पर भाषा नाटकों का विकास दिखाकर यह सिद्ध किया है कि मध्यकाल में इन भाषा नाटकों के साथ साथ पूरी रंग परंपरा थी, जो असम, नेपाल, मिथिला, बुंदेलखंड के राजाश्रय में संरक्षित थी और काफ़ी पनप रही थी। किंतु यह रंगमंच परंपरा सही नहीं थी, बल्कि उससे भी पूर्व से चली आती समृद्ध लोक मंच की परंपरा अवश्य थी, जो पूरे भारतवर्ष में सक्रिय थी, जीवंत थी। बंगाल में यात्रा, गुजरात में भवई, महाराष्ट्र में तमाशा, मालवा में माच, दक्षिण में यक्षगान, हिंदी प्रदेश में रासलीला, रामलीला, नौटंकी, स्वांग, भक्त आदि मध्य प्रदेश में नाचा आदि प्रमुख लोक नाट्य है, जो जनजीवन के बीच अत्यंत लोकप्रिय थे। कुछ विद्वान इन लोक नाटकों, लोक मंचों को ही हिंदी रंगमंच के उद्भव का मूल कारण मानते हैं। यह सही है कि नाट्यशास्त्र में भी नाट्यधर्मी, लोकधर्मी दोनों परंपराओं को स्वीकार किया, एक अभिजात मंच, दूसरा जनजीवन के बीच का मंच। किंतु इन्हीं से हिंदी रंगमंच का उदय हुआ ऐसा नहीं लगता। हिंदी रंगमंच ने संस्कृत मंच और लोकमंच की सुदृढ़ परंपरा के प्रभाव अवश्य ग्रहण किए। डॉक्टर अज्ञात ने हिंदी के प्रथम अभिनीत नाटक विद्या विलाप का उद्भव नेपाल के कीर्तनिया लोकनाट्य से माना है। हिंदी रंगमंच का दूसरा नाट्य बम्बई में मराठी नाट्यकार विष्णुदास भावे, गोपीचंदायन 26 नवंबर 1853 को प्रथम प्रयोग के रूप में
के रूप में सामने आया, जिसे अचल करंजीकर नाटक मंडली और नूतन सांगलीकर नाट्य मंडली द्वारा खेला गया। इसके अतिरिक्त किर्लोस्कर नाटक मंडली, अवंतिकर हिंदी नाटक मंडली ने भी बम्बई में हिंदी नाटक खेले, लेकिन ये सभी प्रयोग हिंदी क्षेत्र के बाहर के थे। हिंदी क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण प्रयोग लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह ने सन 1843 में किया। दरबारी संस्कृति प्रभावित होते हुए भी इसका प्रदर्शन मध्यकालीन नाट्य रूपों के आधार पर किए। विशेषकर रामलीला का लोकगीकरण, इसी की प्रेरणा से साधारण जनता के मनोरंजन के लिए लखनऊ में भी अमानत की इंदर सभा का प्रदर्शन 1853 में संगीत और नृत्य परक शैली में श्रृंगारिक भावनाओं की परितृप्ति करता हुआ उर्दू अवधी ब्रजभाषा का मिश्रण लिए हुए मध्यकालीन नाट्य रूपों के विधान पर ही हुआ। इसकी लय, गीत, संगीत, शेर व शायरी ने इसे लोकप्रिय बना दिया। इस व्यावसायिक रंगमंच के साथ दूसरी ओर पारसी रंगमंच दृढ़ संगठन के साथ विकसित हो रहा था, जिसकी मूल प्रेरणा पाश्चात्य रंगमंच था। 1759 में अंग्रेजों ने मनोरंजनार्थ ताल बाजार में और रूसी व्यक्ति लेवोदोद ने 1756 में डोम टोला में भारतीय रंगमंच की स्थापना की थी, जिसमें स्थानीय लोगों की सहायता से विदेशी नाटक बंगला में खेले जाते थे। पारसी थिएटर सक्रियता से नाटक लेखन, नाट्य प्रदर्शन के नए मापदंड सामने आए, जिन पर तत्कालीन साहित्यकारों समीक्षकों ने विचार करना आवश्यक नहीं समझा, बल्कि उसे सत्ता मानकर प्रतिक्रियात्मक दृष्टिकोण व्यक्त किया। बलवंत गार्गी हिंदी रंगमंच का सूत्रपात फारसी रंगमंच से ही मानते हुए कहते हैं, जिस समय बंगाल 1877 में व्यावसायिक थिएटर की नींव रख रहा था, तब कुछ पारसी बम्बई में नाटक और ललित कलाओं को रुचि लेने लगे। परिणाम ये हुआ कि पारसियों ने व्यावसायिक हिंदी नाटक की स्थापना करने में पहल की। इस बात का समर्थन प्रसिद्ध नाट्य समीक्षक नेमीचंद जैन अन्य विद्वान भी करते हैं। बम्बई, कलकत्ता में उदित फारसी हिंदी रंगमंच के लिए सबसे पहले पारसी नाटककार नसरवानजी खान साहब आराम्स ने भारतीय कथानकों को लेकर गोगीचंद, शाकुंतलम, पद्मावत, चंद्रावली आदि अनेक ओपेरा लिखे, जिनके प्रदर्शन फारसी नाटक मंडलियों ने किए। फारसी कंपनियों ने हिंदी और उर्दू के नाटकों के प्रदर्शन से रंगमंच की नियमित परंपरा डाली, दर्शक बनाए। फारसी रंगमंच ने एक और आगाश्र पश्मीरी अनवर हुसैन, आरजू, मुंशी मेहंदी हसन ने नाटक लिखवाए जो हिंदी मिश्रित थे। दूसरी ओर नारायण प्रसाद बेताब, राधेश्याम कथावाचक, तुलसीदास सैदा, हरिकृष्ण जौहर, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक ने ऐतिहासिक पौराणिक कथानक लेकर धर्म, भक्ति, संस्कृति को लेते हुए साहित्य की तत्कालीन विभिन्न समस्याओं, पर्दा, अशिक्षा, दहेज, मद्यपान, मांस भक्षण, नारी दुर्दशा के आधार बनाकर सामाजिक नाटक लिखे और प्रदर्शन किए। क्योंकि हिंदी नाटक का यह काल राष्ट्रीय पुनरुत्थान, वाद, संक्रमण, परिवर्तन का था और साहित्यिकता एवं सांस्कृतिक चेतना के पुनर्जागरण के प्रसार का था। इसलिए इस समय फारसी हिंदी रंगमंच को उन्हें पहचाना गया, उन्हें उसे रचनात्मक कलात्मक सरोकार की दृष्टि से देखा गया। नाटककार लक्ष्मी नारायण लाल ने हिंदी रंगमंच के इतिहास और पारसी रंगमंच का इतिहास और प्रकृति का अध्ययन करते समय यह अनुभव किया कि इसमें कोई संदेह नहीं कि अन्य सब भाषाओं की अपेक्षा सबसे अधिक फारसी नाटक लेखन और उनका रंगमंच प्रदर्शन हिंदी भाषा में हुआ। इसलिए हिंदी भाषा, हिंदी क्षेत्र और हिंदी संस्कृति के संदर्भ में उसे पारसी हिंदी रंगमंच नाटक कहना ही अधिक युक्तिसंगत है। डॉक्टर गोविंद चातक भी मानते हैं कि वस्तुतः पारसी रंगमंच हिंदी क्षेत्र में सबसे अधिक फला फूला
इस तरह की बातें जाने दें तो फारसी थिएटर के नाटककारों ने भारतीय संस्कृति के आदर्श या नाट्य पद्धति का अपने नाटकों में पूरा समाहार किया है। फारसी रंगमंच पर रोमानी हो ही नहीं, पुनरुत्थानवादी, संस्कृति प्रधान और राष्ट्रीय शास्त्र युक्त नाटक प्रस्तुत किए गए। फारसी थिएटर शुद्ध व्यावसायिक थिएटर था, इसलिए उसने अपनी मौलिक रंग शैली की तलाश की। इस शैली में अंग्रेजी का ड्रामा अधिक न होकर भारतीय लोक रंग और प्रेक्षकों को जुटाने वाले तत्वों की प्रधानता थी। शेरो शायरी, उर्दू ज़बान की अदायगी, भावुकता का आवेग, अति नाटकीयता, अभिनेताओं को झटकेदार बुलंद स्वर की संवाद अदायगी, गीत संगीत नृत्य चमत्कृत कर देने वाले ध्वनि प्रभाव आदि का इंद्रिय जालिक वातावरण प्रेक्षकों को बांधने वाला था। यहाँ तक कि दो दृश्यों के परिवर्तन काल में इंटरल्यूड की तरह ये फारसी थिएटर कॉमिक भी करते थे। बहुत बड़ा प्रेक्षक वर्ग केवल उस कॉमिक के आकर्षण से प्रदर्शन देखने जाता था। हास्य व्यंग श्रृंगार की दर्शकों को खींचते थे। यूरोप के अपेरा की रंग तकनीकी का उपयोग, चित्रित पर्दों के उपयोग द्वारा रंगमंच की पृष्ठभूमि बनाना, परिवेश बदलना, अतिरंजनापूर्ण वातावरण ऐसी मौलिक विशेषताएं थीं जिनमें फारसी रंगमंच फैलता चला गया। धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक कथानकों को चुनकर उन्होंने अपनी कौशल का परिचय दिया। अंग्रेजी के श्रेष्ठ नाटककारों के नाटकों को चुनना, उर्दू में उनको अनुवाद कर प्रदर्शन करना भी इसी परंपरा में था। जैसे शेक्सपियर के हेमलेट नाटक को खूनी नाटक नाम से करना। बलवंत गार्गी के अनुसार हर अंक अधिकतर मौन झांकी पर समाप्त होता था। अभिनेता उस समय मंच पर अपनी अपनी जगहों पर पधार जाते। धार्मिक नाटकों की बहुत सी मौन झांकियाँ की रचना राजपूती कला के चित्रों, मंदिरों के भित्ति चित्रों के आधार पर की जाती थी। दरअसल प्रतिस्पर्धा का भाव पनपा होता था तो हिंदी रंगमंच की जड़ें पर्याप्त मजबूत होती, लेकिन गलत प्रकार की प्रतिक्रिया और विरोध ने जन्म लिया जो दूरगामी दृष्टि से शून्य था। उस समय हम फारसी रंगमंच की मूल शक्ति, अपेक्षाओं को नहीं समझ पाए, जबकि उसकी कई विशेषताएं थी। पहली विशेषताएं थी रंगमंच की शक्ति को समझना और संप्रेषित करने के सूत्रों का अन्वेषण। पहली विशेषता थी रंगमंच की शक्ति को समझना और संप्रेषित करने के सूत्रों का अन्वेषण। दूसरा था अभिनेता और निर्देशक की मौलिक प्रतिभा पर बल। अभिनेता और निर्देशक की मौलिक प्रतिभा पर बल। और तीसरा था प्रेक्षक का महत्व समझना। और चौथा था हिंदी मौलिक रंग विधान की परिकल्पना। हिंदी निजी मौलिक रंग विधान की परिकल्पना। पांचवा सबसे बड़ी बात यह थी कि नाटककार को रंगमंच और विशुद्ध नाट्य मंडलियों से जोड़ने और युग की आवश्यकताओं के अनुसार नाटक लिखवाना, अर्थात पूर्ण नाटककार की कल्पना जो आज है उसे चरितार्थ करना। छठा है रंगमंच की प्रकृति के अनुकूल केवल भाषा ही नहीं, कार्य तत्व पर भी अधिक बल। सातवां रंगमंच की व्यावसायिक रूप देकर प्रस्तुत करना, वेतन पर अभिनेता आदि से कार्य कराना, अर्थात रंगकर्म की स्वतंत्रता स्थापित करना और अभिनेता की स्वतंत्र अस्तित्व के साथ साथ नाटककार, निर्देशक, अभिनेता के समेकन का प्रयास करना। आठवां पूरी हिंदी भाषा जनता से संरक्षण प्राप्त करना और साहित्य और रंगमंच की दूरी को मिटाने की कोशिश करना। और अंतिम था समय की नब्ज को पहचानते हुए अपने लेखन और रंग शैली में परिवर्तन लाने का प्रयास। उदाहरणार्थ राष्ट्रीय चेतना और संस्कृति के प्रभाव पड़ने के साथ उसके नाटक की हिंदी भाषा और हिंदी के छंद, गीत और इतिहास पुराणों की सीधी कथा नाटकों में लाने लगा। थैंक यू, धन्यवाद।